Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Now let's start exercise of chapter 3. तो आप सभी ने पिछली वीडियो तक भाषा की बात की, सेकंड एक्सरसाइज तक कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3, जिसमें आपको क्या करना है कि एक तरफ विशेषण दिए हुए हैं और एक तरफ उसके विशेष संज्ञा दी हुई हैं। इनसे आपको मैच करना है। बहुत इजी है। जैसे कि सभ्रांत, सभ्रांत किसके लिए कहा जाता है? सभ्रांत किसके लिए कहा गया है चैप्टर में? महिला। चंचल, चंचल यानी नदियाँ। समतल, समतल यानी ये होता है प्लेन, तो समतल क्या होता है? आंगन। घना, घना जंगल। मूसलाधार, मूसलाधार यानी बहुत तेज होती है, क्या होती है? वर्षा। तो ये सभी मैचिंग आप कॉपी पर करिएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर पे कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। समास आपने पढ़े हैं, तो उसमें जो समास का प्रकार द्वंद्व समास होता है उनमें दो शब्द मिले हुए होते हैं जो दोनों ही प्रधान होते हैं, और इनके बीच में क्या छुपा हुआ होता है? और छुपा हुआ था। जैसे कि राजा रानी, तो राजा रानी हमने एक साथ बोला, पर राजा रानी के बीच में कौन सा शब्द छिपा हुआ है? और। तो द्वंद्व समास में हमेशा और शब्द छुपा हुआ होता है। तो ऐसे ही आपको शब्द युग्म लिखने हैं द्वंद्व समास के एग्जाम्पल के 5। जैसे कि राजा रानी यानी राजा और रानी। इसी प्रकार से अगला है जैसे छोटी बड़ी, छोटी बड़ी हम कहते हैं छोटी बड़ी नदियाँ। छोटी बड़ी यानी छोटी और बड़ी। भावभंगी, भावभंगी यानी भाव और भंगी, यानी हमारे अंदर की फीलिंग्स और उसके एक्सप्रेशंस। माँ बाप, माँ बाप यानी माँ और बाप। दिन रात, कहते हैं ना दिन रात हम ये काम कर रहे हैं, तो दिन रात यानी दिन और रात। आगे है तन मन, तन और मन। कोई भी काम हमें किससे करना चाहिए? तन और मन से करना चाहिए। तो तन और मन मतलब तन और मन यानी शरीर और मन से। ऐसे ही आगे है दुबली पतली, दुबली पतली यानी दुबली और पतली। काला सफ़ेद, काला सफ़ेद यानी काला और सफ़ेद, और शब्द इसमें छुपा हुआ है। ऐसे ही आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5 नंबर पे कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। जब नदी शब्द को हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? दीन। और दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो नदी का अर्थ अलग, और जब हमने इसको उल्टा करके लिखा दीन शब्द, तो उसका अर्थ बदल गया गरीब। तो आपको भी ऐसे ही 5 शब्द लिखने हैं जिनको उल्टा करने पर कोई दूसरा सार्थक शब्द बन जाता है। और इसके साथ ही आपको इसके आगे ये भी लिखना है कि यह संज्ञा का या विशेषण का कौन सा प्रकार है। आपकी बुक में संज्ञा का नाम लिखने के लिए दिया है, परंतु अगर आप कोई ऐसा शब्द लिखते हैं जो कि विशेषण है, तो आपको उसमें विशेषण का प्रकार लिखना होगा। ओके। जैसे एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं। जैसे आपने शब्द लिखा रात, रात लिखा, तो रात का उल्टा क्या बन गया? तार। और ये तार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही हमने अगर शब्द लिखा जाता, जाता का उल्टा क्या बन गया? ताजा। और ताजा क्या होता है? विशेषण। विशेषण हुआ ना। और ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह किसी चीज़ के गुण को बता रहा है। तो ताजा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है लाभ। जैसे, और लाभ को हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? भला। भला यानी ये भी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। परंतु यहीं अगर भलाई होता तो भलाई शब्द क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। आगे जैसे है राही, राही शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? हीरा। और हीरा क्या होता है? एक द्रव्य है, तो यह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है लला, लला शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? लाल। और लाल क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। लाल भी एक एडजेक्टिव है ना, विशेषण है, विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की। और ये कौन सी विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। इसके नेक्स्ट है जैसे शब्द नव, नव का क्या हो गया उल्टा? वन। वन यानी जंगल, और ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट शब्द है मरा, मरा यानी राम।
उसका उल्टा करेंगे मरा का तो क्या हो गया राम, और राम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके आगे जैसे नदी, नदी को अगर हम उल्टा करेंगे तो दीन, और दीन यह क्या है गुणवाचक विशेषण। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये शब्द, पर दीन को इन्होंने लिखा है भाववाचक संज्ञा। अगर दीन या दीनता होता शब्द तो यह एक भाव हो जाता और ये भाववाचक संज्ञा होता, परंतु दीन क्या हो गई गुणवाचक विशेषण हो गया। ओके, आगे 6 नंबर पर है आपकी कि समय के साथ भाषा बदलती है और शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता है तो बहुत से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, बहुत से शब्द दूसरे शब्द के रूप ले लेते हैं। तो ऐसे ही शब्द जैसे कि बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप क्या है बेत्रवती, बेत्रवती को बेतवा भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ नाम नीचे दिए गए हैं जिनके दूसरे शब्द आपको मैच करने हैं, तो उनके सामने आप लिखेंगे इनके दूसरे शब्द। जैसे कि सतलुज, सतलुज का दूसरा शब्द क्या है शतद्रुम, क्या है शतद्रुम। ऐसे ही रोपण, रोपण का नाम है रूपपुर। झेलम, झेलम को पहले क्या कहते थे बितस्ता, आज क्या कहते हैं झेलम नदी। चिनाब, चिनाब का पहले क्या नाम था बिपाशा। ऐसे ही अजमेर, अजमेर जगह को पहले क्या कहा जाता था अजय मेरू। बनारस, बनारस का क्या है दूसरा नाम वाराणसी। तो ऐसे ही आपको ये सारे नाम लिखने हैं सामने। नेक्स्ट है 7 नंबर पर कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ये सेंटेंस आपकी चैप्टर में आया है कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। शायद ही यह बात आ सके का कहने का तात्पर्य लग रहा है कि यह काम शायद ही हो। तो जब शायद के साथ ही भी लग जाता है तो उसमें उस सेंटेंस का अर्थ नकारात्मक हो जाता है, यानी कि वह काम शायद ही हुआ हो। इसी तरीके के आपको और भी सेंटेंस ही लगा के, शायद ही लगा के जो सेंटेंस बनते हैं वो आपको लिखने हैं। और मैं आपको समझा देती हूँ कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि हमने कहा तुम कल शायद ही स्कूल आओ। अब हमारा कहना है कि शायद ही स्कूल आओ, यानी कि तुम्हारे स्कूल आने की संभावना कम है, स्कूल जाओ। तो तुम कल शायद स्कूल ना जाओ, इसका नकारात्मक अर्थ क्या निकला कि तुम कल शायद स्कूल ना जाओ। ऐसे ही हमने यदि कहा आज शायद ही बारिश हो, शायद ही बारिश हो यानी कि बारिश होने की संभावना बहुत कम है, तो इसमें क्या नकारात्मक अर्थ निकल रहा है कि आज शायद बारिश ना हो। तो नकारात्मक सेंटेंस बन गया ना ये। तो जब शायद के साथ ही लग जाता है तो वह नकारात्मक हो जाता है। जैसे आज शायद ही बारिश हो, अब हम कहते हैं अगर आज शायद बारिश हो तो वहाँ संभावना ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। उसने आज शायद ही यह काम किया हो, तो यहाँ पर भी ये संभावना हो रही है कि शायद यह काम उसने नहीं किया होगा। इसका तात्पर्य यही है कि उसने आज यह काम नहीं किया होगा। तो इसी तरीके के आपको भी कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। केवल 3 सेंटेंस लिखिएगा इसके शायद ही वाले। ओके, आप अपनी ओर से कोशिश करिएगा और दूसरे सेंटेंसेस बनाने की। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसी तरह से कई बार जो नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं वो उनका अर्थ नहीं में ना आके पॉजिटिव में ही आता है, नकारात्मक ना होके बल्कि वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे सेंटेंस है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। अब ये प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका मतलब है कि महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। पॉजिटिव निकल रहा है ना अर्थ कि महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। यहाँ हमने कहा महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो इसी तरीके के आपको और सेंटेंस सोचने हैं। इस तरीके के सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप मन में सोचकर सीख सकते हैं। थोड़े सेंटेंसेस मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये लिखने नहीं है आपको ये वाले सेंटेंस, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। जैसे कि कौन कहता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब ये सेंटेंस अगर आप कह रहे हैं कि कौन कहता है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ता हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मगर ये क्या दे रहा है अर्थ, पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। ऐसे ही मैं किसे नहीं जानता हूँ, मैं किसे नहीं जानता हूँ, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि मैं सबको जानता हूँ, तो यह भी एक
पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, जबकि क्या है सेंटेंस, निगेटिव है। मैं कौन सा प्रश्न हल नहीं कर सकता। अब अगर आप ये कहते हैं कि मैं कौन सा प्रश्न हल नहीं कर सकता, इसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं सभी प्रश्न हल कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये बहुत से सेंटेंस होते हैं ना जो निगेटिव दिखाई देते हैं, बट उनका अर्थ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हिमालय की बेटियां चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया। अब इनकी सभी एक्सरसाइज को आप कॉपी पर करेंगे, ध्यान से समझ कर करेंगे, ओके। और कॉपीज़ जमा करेंगे स्कूल में चेक होने के लिए।